अलंकार है क्या? अलंकार दो शब्दों से मिलकर बनता है। अलंकार किससे मिलकर बनता है? तो आप कहेंगे अलंकार दो शब्दों से मिलकर बनता है। अलम प्लस कार से मिलकर बनता है। अलम प्लस कार। अलम प्लस कार अलंकार दो शब्दों से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? अलम प्लस कार। अलम मीन्स होता है, हाँ हो जाएगा। अलम मीन्स क्या होता है? तो अगर मैं बात करता हूं अलम, तो अलम मीन्स होता है अलंकृत करना या सजाना। सजाना, सजावट। और कार मीन्स करने वाला। मतलब काव्य को सजाने वाले जो धर्म हैं, काव्य को सुंदर बनाने वाले जो धर्म हैं, उन्हें अलंकार कहा जाता है। तो अलंकार क्या होता है? बेसिकली अलंकार होता है, नहीं मिल पा रही अभी तक, उसमें मैंने पहले कहा था नहीं मिलेगी मेरी वाली, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं, तो उसको अभी आप छोड़ो। मैंने क्या कहा? अलम मीन्स होता है सजाना और कार मीन्स करने वाला। तो जो किसी के गुण धर्म को सजाए संवारे, जो किसी गुण धर्म को या काव्य के अंगों को सजाने संवारने वाले जो धर्म हैं, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। जो अलंकार होता है, अलंकार जो होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कोई बताएगा इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलंकार के प्रश्न गलत नहीं होंगे। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कुल मिला के सजाने संवारने का जो काम करता है वही अलंकार है। शाब्दिक अर्थ होता है मेरे भाई क्या है? आभूषण। मतलब जिस प्रकार एक स्त्री अपने शरीर की सुंदरता वस्त्रों और आभूषण को पहन के पाती है, उसी प्रकार मेरे भाई काव्य भी सुंदरता पाते हैं। वो पाते हैं किसके माध्यम से? अलंकारों के माध्यम से। किसके माध्यम से? अलंकारों के माध्यम से। तो जो अलंकार है, हम ये कह सकते हैं, हम एक बात स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं, जो अलंकार हैं ये काव्य के शोभा कारक धर्म हैं। अलंकार जो है काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, तो काव्य के शोभा कारक धर्म हैं। काव्य के शोभा कारक धर्म माने जाते हैं। काव्य के शोभा कारक धर्म माने जाते हैं। काव्य के क्या माने जाते हैं? शोभा कारक धर्म माने जाते हैं। कौन? अलंकार। अलंकार के बारे में एक परिभाषा बड़ी फेमस है, अलंकरोति इति अलंकार। अलंकरोति इति अलंकार। अलंकरोति इति अलंकार। अलंकरोति इति अलंकार मतलब जो अलंकृत करे उसी को हम अलंकार कहते हैं। तो जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। जो अलंकृत करता है, जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। जो सजाता संवारता है, मतलब हम ये कह सकते हैं जो सजाने का काम करता है, संवारने का काम करता है, तो जो अलंकृत करता है वही क्या है? अलंकार है। जो अलंकृत करता है मेरे भाई वह चीज क्या मानी जाती है? अलंकार मानी जाती है। बोलो जी, क्लियर है? क्लियर है जी? अब हम और आगे चलते हैं। चलो जी, तो इतनी सी चीजें क्लियर होगी अलंकार के बारे में। तो अलंकार आपको एक भाषा में या एक शब्द में याद रखना है कि जो हमारे काव्य को सजाता है, संवारता है, सुंदरता बढ़ाता है, आभूषित करता है, वही चीज अलंकार मानी जाती है। वही चीज क्या मानी जाती है? अलंकार मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा अलंकार के बारे में जानते हैं कि अलंकार को लेकर के विभिन्न विद्वानों ने अपने हिसाब से अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। अलंकृति अलंकारा मतलब जो अलंकृत करे वही क्या है? अलंकार है। जो अलंकृत करे वही अलंकार माना जाता है। और इसमें एक चीज कही जाती है, ना कांतामपि निर्भूषम, बिना आभूषणों के एक स्त्री का मुख सुंदर नहीं होता। उसी प्रकार से अलंकारों को भी काव्य को भी अपनी सुंदरता के लिए अलंकारों की आवश्यकता पड़ती है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रक्षते, काव्य के जो शोभा कारक धर्म है वही अलंकार है। ये बात आचार्य दंडी कहते हैं। असोना मन्यते कस्माद नुष्ण मन लंकृति, मतलब जो लोग कहते हैं कि काव्य के लिए अलंकार का होना जरूरी नहीं है, तो फिर वो ये लोग क्यों नहीं मान लेते कि आग जल रही है, जो गर्मी है उसमें उष्णता नहीं होती है। ये बात कही है आचार्य जयदेव ने। भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली युक्ति क्या है? अलंकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। तो अलंकारों की ये परिभाषाएं
अलग अलग विद्वानों ने अपने हिसाब से अलग अलग दी हैं और इनके बारे में उन्होंने बताया भी है। तो आपको एक बात याद रखना है, अलंकार जो है काव्य के शोभा कारक धर्म है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बनता है, अलम प्लस कार। सजाने वाले जो कारक है वही अलंकार माना जाता है। ये डेफिनेशन देकर पूछते हैं क्या एग्जाम में सर की किसने दी है? हाँ पूछाता है, पूछता है दरोगा के पेपर में, पुलिस के पेपर में पूछी गई हैं ये परिभाषाएं कि ना कांताम अपनी निर्भूषम विभाति बनिता मुखम, अलंकार की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है ना? तो आप एक बात याद रखिए कि पूछी जाती है। और यहां पर अगर हम देखें, ये आई है यूपी में, यूपी के दरोगा के में ये वाली आई है और ये वाली आई है, ये तीन तो आप ये सोच लो पूछी गई हैं। आप इन दो को छोड़ सकते हो जिन पर टिक नहीं किया है, बाकी तो आपको पढ़ना ही है। अब हम बात करते हैं अलंकार को लेकर के। तो अलंकार हमें समझ में आ गया है क्या। अब आप एक बात याद रखो कि जब कोई स्त्री, जब कोई पुरुष, महिला, कुछ भी, बेसिकली हम स्त्री की बात करेंगे, तैयार होती है, श्रृंगार करती है, तो वो श्रृंगार अलग अलग तरीके से करती है। कोई कपड़े पहनकर सुंदर दिख जाता है, कोई आभूषण पहन के सुंदर दिख जाता है, कोई कुछ करके सुंदर दिख जाता है। तो उसी प्रकार काव्य को शोभा बढ़ाते हैं अलग अलग तत्व हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अलग अलग तत्व है, वो अलग अलग तत्व क्या है जो काव्य के शोभा कारक धर्म माने जाते हैं, शोभा बढ़ाने वाली चीजें मानी जाती हैं। जैसे अलंकार देखा जाए तो मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, ये तीन प्रकार के आपके अलंकार माने जाते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं हमारे शब्दालंकार कौन कौन से हमें पढ़ने हैं तो नोट कर लेना। शब्दालंकार हमें पढ़ने हैं अनुप्रास। कौन से पढ़ने हैं बच्चा? अनुप्रास, अनुप्रास, यमक, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, बीपसा, पुनरुक्ति, प्रकाश, पुनरुक्ति, प्रकाश, पुनरुक्ति, बदाभास, पुनरुक्ति, बदाभास, ये पढ़ने हैं हमें यहां पर। इससे बाहर अलंकार जाएगा ही नहीं। अब हम बात करते हैं अर्थालंकार। तो अब मैंने कहा अलंकार क्या करते हैं? अलंकार काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं। अब काव्य की सुंदरता अगर शब्दों के माध्यम से बढ़ाई जाए तो शब्दालंकार, अगर अलंकार में सुंदरता अर्थों के माध्यम से बढ़ाई जाए तो अर्थालंकार, और उभयालंकार पेपर में कभी भी नहीं पूछा गया, उभयनिष्ठ वगैरह होते हैं। शब्दालंकार में हमें क्या पढ़ना है तो लिखना है, शब्दालंकार में इतने सारे अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विपसा, पुनरुक्ति, प्रकाश, पुनरुक्ति, बदाभास। अर्थालंकार में क्या पढ़ना है मेरे भाई? अर्थालंकार में हम पढ़ेंगे अतिशयोक्ति। बताते चलो, तुम्हें भी कोई याद हो तो मैं लिखता चलूंगा कौन कौन से। अतिशयोक्ति, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार, उत्प्रेक्षालंकार, अनुप्रास, अतिशयोक्ति, रूपक, उपमा। सर और कौन कौन से होते हैं? उल्लेख अलंकार, उल्लेख अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार। और बताओ जी, रूपक, उत्प्रेक्षा लिख दिया, ये लिख दिया मैंने। और बताओ जी और कौन कौन से होते हैं? सो आप कहोगे और क्या हो सकते हैं सर? रूपक हो गया, असंगति अलंकार, असंगति यहां लिख देते हैं, असंगति अलंकार, असंगति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार, प्रतीप अलंकार, विभावना अलंकार, ये सब पढ़ने हैं। विभावना अलंकार, विशेष सूक्ति अलंकार, विशेष सूक्ति
अलंकार। और बताओ जी, असंगति लिख दिया। अर्चना, उपमेय उपमा अलंकार, उपमेय उपमा अलंकार, उपमेय उपमा अलंकार। और बताओ, प्रतीप हो गया, मानवीकरण हो गया, संगति हो गया, बोलो जी, विभावना हो गया, और कौन सा, बहुत सारे अभी ऐसे हैं जो आज हमें याद नहीं आ रहे अभी। ब्याज स्तुति, ब्याज निंदा, ब्याज स्तुति, ब्याज निंदा, ब्याज स्तुति, ब्याज निंदा, ब्याज स्तुति अलंकार, ब्याज निंदा अलंकार। और बताओ जी, ब्याज स्तुति, ब्याज निंदा दिया गया होगा, देखना खुशबू, बोलो जी। ये बहुत सारे होते हैं, ये मुझे अभी फिलहाल के लिए याद आ रहे हैं, ये मुझे फिलहाल के लिए अभी याद आ रहे हैं। दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत अलंकार, अनन्वय अलंकार, अनन्वय अलंकार। मेरे भाई, अगर हम इसको देखें, क्या बोलते हैं, अर्थालंकार को, तो ये लगभग लगभग 100 से ज्यादा अलंकार हैं। ये 100 से ज्यादा अलंकार होते हैं, ये अर्थालंकार। तो हम कुछ इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट को पढ़ लेंगे, ये सब हम कुछ इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट पढ़ लेंगे, ठीक है जी। तो इतने नोट कर लो, फिर हम और आगे थोड़ा सा चलने का प्रयास करते हैं। पहले इतना नोट कर लो, फिर हम और आगे चलते हैं, ठीक है जी। इनको आप नोट कर लो। उपमा होता है प्रतीप का उल्टा, हम पढ़ेंगे सब। चलो, सबसे पहले हम आते हैं मेरे बच्चा किस पे, अनुप्रास अलंकार। तो हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अनुप्रास अलंकार, शब्द अलंकार। देखो, शब्दों के माध्यम से, मैं इसमें लिख देता हूं, शब्दालंकार में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। काव्य में शब्दों के माध्यम से, काव्य में शब्दों के माध्यम से, काव्यों में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। मतलब शब्दों के माध्यम से इसमें सुंदरता आती है। और अर्थालंकार में अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, ठीक है जी। चलो जी, और आगे बढ़ते हैं। अब हमने इतना सा देख लिया, अब शब्दालंकार क्या कहता है, इसमें भी हम पहली हेडिंग बनाएंगे अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। तो पहले तो ये चीज याद रखना है कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। इसमें एक बात याद रखना, क्या हो रहा है, यहां पर शब्दों के माध्यम से सुंदरता आ रही है। इसमें किसके माध्यम से सुंदरता आ रही है, इसमें शब्दों के माध्यम से सुंदरता आ रही है। और यहां अर्थों के माध्यम से। अनुप्रास है, शब्दों के माध्यम से आएगी क्योंकि शब्दालंकार है। तो शब्दालंकार क्या होता है, शब्दालंकार जो है उसके बहुत सारे भेद होते हैं। तो ये सब शब्दों के माध्यम से होगी। उसमें से एक है अनुप्रास। अनुप्रास के कितने भेद होते हैं, अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। तो अब जो अनुप्रास अलंकार है, इसके कितने भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। मैं यहां लिख देता हूं। तो अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। केवल अनुप्रास की बात हो रही है, बाकी तो और हैं सो हैं। अनुप्रास के 5 होते हैं, कौन कौन से, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, सुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास। तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, वेरी नाइस। चलो जी, अब ध्यान से देखना,
मैंने कहा 6 का अनुप्रास। अब आप केवल मेरी बातों को सुनना, कॉपी पेन पेपर सब रख दो। 6 का अनुप्रास क्या कहता है? एक बार फोटोकॉपी, एक बार फोटोकॉपी। वृत्यानुप्रास क्या कहता है? एक से ज्यादा बार फोटोकॉपी, एक से ज्यादा बार फोटोकॉपी। तृतीयानुप्रास कहता है एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्ण, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्ण, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्ण। सर लाटानुप्रास क्या कहता है? शब्द या वाक्य रिपीट होता है। अंत्यानुप्रास क्या कहता है? अंत में तुक होती है। इनकी परिभाषाएं आती हैं, यहां से कुछ समझ में आया? अंत में तुक होती है। चलो जी, इतनी सी चीज याद रख लो। अरे 17 बोलियां लगाना, 18 मत लगाना। खस को नहीं गिनते हैं हम लोग। हाँ, खस को नहीं गिनते हैं। बोलो जी। अब इतनी, अब देखो मैं समझाता हूं कैसे। आप सपोज करो आपने पापा से लिया एक राशन कार्ड कि पापा राशन कार्ड दे दो, हमारे किसी डॉक्यूमेंट्स में लगना है, ये है ओरिजिनल राशन कार्ड, आरसी राशन कार्ड, ये क्या है? ओरिजिनल। पापा ने कहा ठीक है बेटा। आपने राशन कार्ड लिया और आप बाजार गए और इसकी आपने एक फोटोकॉपी करवा ली। ये भी राशन कार्ड है। ये क्या हो गई? पीसी यानी फोटोकॉपी। बोलो जी कितनी फोटोकॉपी हुई? तो आप कहोगे एक। ये तो ओरिजिनल है, ये पीसी यानी ओरिजिनल की फोटोकॉपी। अब आपने कहा ठीक है, एक हो गई, आपने अपना फॉर्म वगैरह भर दिया सब ओके। अब फिर 2 दिन बाद जरूरत पड़ी, आपने कहा पापा फिर से देना आधार कार्ड, मुझे फिर एक फोटोकॉपी करानी है, फिर से हमें फोटोकॉपी करानी है ओरिजिनल की। पापा कहें बेटा तुम हर 2 दिन में कहते हो फोटोकॉपी करानी है, एक साथ ज्यादा फोटोकॉपी क्यों नहीं करा लेते? तो इस बार आपने एक से ज्यादा करा ली, एक से ज्यादा। इस बार आपने क्या किया? एक से ज्यादा फोटोकॉपी करा ली। एक से ज्यादा आप कितनी भी कर लो, एक से ज्यादा आप कितनी भी कर लो। तो ये है आरसी, ये है आरसी, ये भी फोटोकॉपी, ये भी फोटोकॉपी, और भी फोटोकॉपी कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट पापा का कहना है बेटा एक साथ जाके एक दिन जाके एक साथ बहुत सारी करा लो, तो वो है। उच्चारण स्थान क्या होते हैं? जैसे हम वो बोलते हैं ना, कौन सा वर्ण कंठ से बोला जा रहा है, कौन सा तालु से, कौन सा मूर्धा से, कौन सा दंत से, कौन सा ओष्ठ से। तो यहां एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वर्णों की आवृत्ति होगी। अगर कंठ वाले वर्ण हैं तो सारे के सारे कंठ वाले होंगे, अगर दंत वाले हैं तो सारे के सारे दंत वाले वर्ण होंगे। शब्द या वाक्य रिपीट होता है, जो जैसे मैंने कहा मनुष्य मनुष्य 2 बार आ गया। शब्द या वाक्य रिपीट होता है कम से कम 90%, 90% से ज्यादा रिपीट होता है शब्द या वाक्य। सर अंत में तुक होती है, यानी अंत में सिमिलरिटी होती है। अंत में तुक होती है मतलब लास्ट में सिमिलर वर्ड होते हैं। लास्ट में क्या होते हैं? सिमिलर वर्ड होते हैं। लास्ट में क्या होते हैं बच्चा? सिमिलर वर्ड होते हैं जो तुक बनाते हैं। सिमिलर वर्ड होते हैं जो क्या बनाते हैं? तुक बनाते हैं। मैं अभी समझाऊंगा। तो पहले तो इनके 5 भेद होते हैं, किसके? अनुप्रास अलंकार के। कौन से होते हैं? इन 5 भेदों को याद रखना है। अब मैं आता हूं 6 का अनुप्रास। सबसे पहले उदाहरण देके आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, और अभी एसआई का पेपर होगा तो तुम्हें कैसे करना था वो प्रश्न, अलंकारों के प्रश्न ज्यों के त्यों अब आपसे रखे हुए मिलेंगे। आप इसको सीख लिए एक बार फोटोकॉपी। आपको ये परिभाषा समझ में नहीं आएगी, मगर थोड़ा सा प्रयास करते हैं फिर भी।
कि एक या अनेक वर्ण, आपने पापा से एक राशन कार्ड लिया या बहुत सारे राशन कार्ड लिए, मम्मी का पापा का बहुत सारे, आपने एक आधार कार्ड लिया या अनेक आधार कार्ड लिए, और एक बार आवृत्ति हो, एक बार आवृत्ति हो मतलब एक बार रिपीटेशन हो, एक बार फोटोकॉपी हो, तो उसे कहा जाता है छेकानुप्रास। उसे क्या कहते हैं बच्चा? छेकानुप्रास कहते हैं। जैसे मुझे सब लोग केवल एक सवाल में जवाब देना, एक शब्द में, मेरे भाई ये का कबूतर ओरिजिनल है, मान लो एक का कबूतर कैसा है मेरे बच्चा? ओरिजिनल है, और एक का कबूतर उसकी फोटोकॉपी है, तो ये हम कह सकते हैं एक का कबूतर ओरिजिनल, एक फोटोकॉपी। तो आप ये देखो कि एक ही तो फोटोकॉपी हुई है, हम अभी समझाएंगे थोड़ा सा बस नागवंशी। अब मैंने कहा कि ये ओरिजिनल है, इसकी एक फोटोकॉपी हो गई, तो बोलो आपको दिख रहा है कि का कबूतर की एक फोटोकॉपी हुई है? हाँ कि ना? जल्दी से बोलो। तो मैंने कहा आपको ये दिख रहा है, तो आपने कहा बिल्कुल दिख रहा है, एक फोटोकॉपी। तो हमने छेकानुप्रास में वही तो कहा, एक बार फोटोकॉपी होती है, मतलब एक चीज ओरिजिनल है, एक फोटोकॉपी है, या तो इसको ओरिजिनल मान लो, इसको फोटोकॉपी। पहले ओरिजिनल आती है, फिर फोटोकॉपी आती है। अब देखो दूसरी बात, अब इसके बेस पे आप कई सारे उदाहरण देखो। बाबकरी ओरिजिनल है, बाबकरी फोटोकॉपी है। सर जी चा चम्मच ओरिजिनल है, चा चम्मच फोटोकॉपी है। सर दादाबात ओरिजिनल है, दादाबात फोटोकॉपी है। मां मछली ओरिजिनल है, मां मछली फोटोकॉपी है। देखो आपके यूपीएसआई में यही पूछा गया था, अभी पूछा गया था ना पहले दिन की पहली शिफ्ट में। सर ये देखो का कबूतर ओरिजिनल है, का कबूतर फोटोकॉपी है। सर पा पतंग ओरिजिनल है, पा पतंग फोटोकॉपी है। सर इस रीझी रीझी को अभी यहां छोड़ दो। मैं आपसे क्या कह रहा हूं बच्चा कि हर एक चीज आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के इस क्लास में बैठ जाएं। मुझे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, वो मेरे पर छोड़ दो। अब धीरे धीरे अलंकार हो गया, हम साहित्य की ओर बढ़ेंगे। पहले तो सबसे पहले अब साहित्य खत्म कराना है। बोलो जी एक फोटोकॉपी हुई कि नहीं हुई? बोलो फटाफट से। हिंदी बुक में दिया है साहित्य, जो मेरी वाली किताब है, उस किताब से तो बाहर यूपीएसआई का पेपर गया ही नहीं है। बोलो जी इतनी सी बात आपको याद है कि नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूं छेकानुप्रास कहता है एक फोटोकॉपी होगी। हमने अपना आधार कार्ड लिया, एक फोटोकॉपी करा लाए, पापा का आधार कार्ड लिया, एक फोटोकॉपी करा लाए, मम्मी का आधार कार्ड लिया, एक फोटोकॉपी, बहन का, भाई का, सबके आधार कार्ड की एक एक फोटोकॉपी। सो यहां वही कहा जा रहा है, एक आधार कार्ड ले जाओ या अनेक ले जाओ, एक फोटोकॉपी होगी। ठीक है, अब देखो, अब मेरे भाई वृत्त्यानुप्रास क्या कहता है? एक से ज्यादा बार फोटोकॉपी। वृत्त्यानुप्रास क्या कहता है? एक से ज्यादा बार फोटोकॉपी। अब आप इसकी परिभाषाओं पे मत जाओ बच्चा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। एक या अनेक वर्णों की, एक आधार कार्ड ले जाओ या अनेक आधार कार्ड, दो या दो से ज्यादा बार फोटोकॉपी हो, मतलब एक से ज्यादा हो तो दो तो होंगी, एक से ज्यादा क्या होता है? दो, फिर इसकी बात कितना भी हो जाए, तो यहां पर उसे वृत्तानु, जैसे मैं कहता हूं छोड़ो इसे। चा चम्मच क्या है मेरे भाई? ओरिजिनल है। चा चम्मच क्या है बच्चा? ओरिजिनल है। आपने कहा जी सर ओरिजिनल है। ये चा चम्मच क्या है सर? एक फोटोकॉपी है। ये चा चम्मच क्या? एक फोटोकॉपी। ये चा चम्मच क्या है? एक फोटोकॉपी। दो फोटोकॉपी हो गई, मतलब एक से ज्यादा हुई है। ओके, जैसे ता तरबूज, ये क्या हो गई मेरे बच्चा? ओरिजिनल हो गई। अब ता तरबूज की बच्चा एक फोटोकॉपी, ता तरबूज की दूसरी फोटोकॉपी, ता तरबूज की तीसरी फोटोकॉपी, ता तरबूज की चौथी फोटोकॉपी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक से ज्यादा फोटोकॉपी होना चाहिए। मुदित ये ओरिजिनल है, एक फोटोकॉपी, दो फोटोकॉपी। ये ओरिजिनल है, एक फोटोकॉपी, दो फोटोकॉपी। एक से ज्यादा फोटोकॉपी होना चाहिए, मोर देन। बिल्कुल सनी। डेफिनेशन आप समझो, डेफिनेशन तो अपने आप बन जाएगी मेरे भाई तेज भैया। एक बार हमें समझ में आ गया कि छेका है क्या, तो हम अपने आप डेफिनेशन बना सकते हैं। हम कभी भी उसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, हाँ। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अंबर और अग्नितल में। आगे बढ़ते हैं। अब हमने वृत्त्यानुप्रास से समझ लिया, वृत्त्यानुप्रास के और उदाहरण देखने। मैं इतनी गारंटी ले रहा हूं, इतनी गारंटी ले रहा हूं, इन उदाहरणों में से आपका प्रश्न आएगा। बताओ किताब क्यों लॉन्च की है मैंने? इसीलिए कि वो देखने को है। बाजारों में इतनी मोटी किताबें थी, इसलिए की है कि वही उदाहरण अलंकारों के फंसेंगे। उदाहरण मतलब समझ लो ना आप। अब देखो ये ओरिजिनल, एक फोटोकॉपी, दो फोटोकॉपी। ओरिजिनल एक दो तीन। सर जी ओरिजिनल एक दो तीन, चार पांच छह सात। सर सा एक दो तीन। सरकारी एक दो तीन चार पांच। देखो
अब आसान लग रहा है कि नहीं है? लगेगा बच्चा। जो चीजें समझाने वाली होती हैं वो तो मैं तुम्हें एकदम परफेक्ट कर दूंगा आगे। अब श्रुत्यानुप्रास क्या कहता है? श्रुत्यानुप्रास कहता है बच्चा, एक ही उच्चारण स्थान। मैंने क्या कहा था आपसे? एक ही उच्चारण स्थान, एक ही स्थान। और एक ही स्थान मतलब उच्चारण स्थान, ऐसा नहीं है कुछ भी स्थान। एक ही उच्चारण स्थान, एक ही उच्चारण स्थान, एक ही वर्ग के वर्णों की। अब देखो, तुम कहोगे कि सर ये तो फोटोकॉपी हो गई। मैंने कहा बिल्कुल सही है, फोटोकॉपी हो गई। मैं तो आपकी बात से सहमत हूं, मैं आपकी उससे बातों से सहमत हूं, ये फोटोकॉपी हो गई। ठीक है, तो अब एक चीज नोट करके लिख लेना, यहीं पर लिख देता हूं मैं, नोट करके लिख लो एक चीज। किसी भी पंक्ति में, किसी भी पंक्ति में, किसी भी पंक्ति में एक से ज्यादा, किसी भी पंक्ति में एक से ज्यादा अलंकार हो सकते हैं। किसी भी पंक्ति में एक से ज्यादा अलंकार हो सकते हैं। फिर हमें ऑप्शन पर निर्भर होना पड़ता है। फिर हमें ऑप्शन देखना होता है कि ऑप्शन क्या कहते हैं। फिर हमें ऑप्शन देखना होता है। जैसे इसमें मैं मान रहा हूं छेकानुप्रास है, बट छेकानुप्रास ऑप्शन में होगा या श्रुत्यानुप्रास होगा? वो है ना पंकज, अभी मैं बता दूंगा लास्ट में। देखो ध्यान से, तो आप ये देखो कि ये फोटोकॉपी है, यहां छेकानुप्रास है। छेकानुप्रास है तो मेरे भाई हम ये कह सकते हैं कि या तो ऑप्शन में छेकानुप्रास होगा या तो मेरे भाई क्या होगा, श्रुत्यानुप्रास होगा। अब श्रुत्यानुप्रास में क्या, ता तलवार, देखो ता था दांत, ता सा, देखो ये वाले वर्ण दांतों से बोले जाते हैं, ये दंत वर्ण है। ता तलवार दंत है, सा कौन सा वर्ण है, दंत है। ना कौन सा है, दंत वर्ण है। दा कौन सा है, दंत वर्ण है। दा कौन सा है, दंत वर्ण है। दा कौन सा है, दंत वर्ण है। ये कौन सा वर्ण है, दंत है। देखो बोलो, ता था दा धा ना, एक ही जगह से बोले जा रहे हैं, तो इसलिए इसको कहा जाएगा। बुकैब सीखना शुरू कर दो अभी से, तुरंत किताब विताब मंगा के तुरंत बुकैब सीखना शुरू कर दो, और लिमिटेड बुकैब सीखना है, बुकैब कभी खत्म नहीं होती। तो श्रुत्यानुप्रास कहता है कि एक ही स्थान से बोले जाने वर्णों की आवृत्ति होगी। अब लाटानुप्रास क्या कहता है, अब समझना बच्चा। अब लाटानुप्रास क्या कहता है, तो लाटानुप्रास में मैंने क्या कहा कि शब्द और वाक्य रिपीट होता है। मैंने यही तो बताया था कि शब्द भी रिपीट हो सकता है और वाक्य भी रिपीट होता है, ये आप सीख लो। हम अभी तक क्या जानते हैं कि यमक अलंकार में ही बस शब्द रिपीट होता है, यहां भी होता है। ध्यान से देखो, मैंने कहा वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहां पर मनुष्य मनुष्य शब्द रिपीट हुआ है। देखो ये भी मनुष्य, ये भी मनुष्य, ये सेम मीनिंग है। ये क्या है, सेम मीनिंग है। जैसे आप मुझे बताओ, क्या ये जो वाक्य है ये 90% सेम है कि नहीं है, कि अलग है? बोलो जी, बोलो। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। मुझे एक बार बता दो, क्या ये वाक्य लगभग लगभग सेम है? लगभग सेम है, मैं 100% सेम की बात नहीं कर रहा। क्या ये लगभग सेम है? तो आप कहोगे जी हाँ। तो लाटानुप्रास क्या कहता है, ये मेरे भाई ये कहता है, लाटानुप्रास कहां गया कि शब्द या वाक्य रिपीट होता है। एक ही वाक्य को रिपीट कर देना, या शब्द भी रिपीट होता है बच्चा, ना कि केवल हम वाक्य कहेंगे। देखो हमने शब्द वाला भी उदाहरण दिया है। क्या दिया है शब्द वाला? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो शब्द रिपीट भी होता है और वाक्य रिपीट भी होता है। ये देखो, पिए निकट जाके नहीं धाम चांदनी, पिए निकट जाके नहीं धाम चांदनी ताही, और पिए निकट जाके नहीं धाम चांदनी ताही। देखो जी मेरे भैया, देखो मजा आया कि नहीं आया? भाई साहब रटा दूंगा, चीजें रटा दूंगा, परेशान ना हो। मैं आपसे एक बात कहता हूं बच्चों से कि बस मुझे क्लास में 45-50 मिनट की जो क्लास हो उतना समय देते चलना, मुझे आपका 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। 1 मिनट मुझे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए आपका। बोलो जी।
समझ आ गया? तो ये पूरा का पूरा वाक्य रिपीट करता है या शब्द रिपीट करता है? तो शब्द और उसका अर्थ वही अन्वय करने पर उसके भाव में। ठीक है जी, चलो जी। अब आते हैं हम अंत्यानुप्रास। अब किस पे आते हैं बच्चा? अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास क्या कहता है? ध्यान से देखो, इसका अर्थ ही है अंत्य। अंत्य में क्या होगा? रिपीट। अंत में तुक होगी। अंत में क्या होती है बच्चा? तुक होती है। जैसे राइमिंग होती है ना, तो अंत में तुक होती है, बात खत्म। अंत में तुक होती है, अंत में तुक होती है बच्चा। अंत में क्या होती है बच्चा? तुक होती है। जैसे लगा दी किसने आकर आग, कहां था तू संशय के नाग। लगा दी किसने आकर आग, कहां था तू संशय के नाग। ये देखो लास्ट में तुक है कि नहीं है? देखो यह तुक। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजनी नयन अमिय द्रग दोष विभंजनी। देखो देखो ये तुक है सर, यहां तुक है। तो आप एक बात ये बताओ, मैंने कहा जी यहां पर फोटोकॉपी भी तो है। तो मैंने कहा ये बात आप सच कह रहे हैं, फोटोकॉपी है। मैं इस बात को कब आपको नेग्लेक्ट कर रहा हूं, कब बोल रहा हूं कि इसमें फोटोकॉपी नहीं है? सर पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, इसके लास्ट में भी तुक है सर, इसके लास्ट में भी तुक है। तो ये भी अंत्यानुप्रास है। पिय निकट जाके नहीं धाम चांदनी ताही, पिय निकट जाके नहीं धाम चांदनी ताही, यहां भी तुक है। सर जी यहां भी तो तुक है। कूलन में केली में कछारन में कुंजन में क्यारन में कलिंग कलिंग किनकंत है, यहां भी तो सर तुक है। तो जहां तुक है वो अंत्यानुप्रास होता ही होता है, इस बात को दिमाग में बिठा लो। तो फिर वही लाइन आपको याद करनी है कि किसी भी पंक्ति में एक से ज्यादा अलंकार हो सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी पंक्ति में एक से ज्यादा अलंकार हो सकते हैं। बोलो क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अगला श्लेष अलंकार, सेकंड श्लेष अलंकार पे आते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपका होना। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपका होना। श्लेष का अर्थ होता है बच्चा चिपका होना। गारंटी है कि यहां से डायरेक्ट प्रश्न फंसेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, इतने उदाहरण आपको लिखा दूंगा, करा दूंगा। और बुकेब सबसे, बुकेब केवल चीज आप सीख लेना, बाकी चीजें मैं सिखा दूंगा। जैसे विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी, ये सीख लेना। सर श्लेष का अर्थ होता है चिपका होना, ठीक है जी। अब यहां पर क्या होता है कि एक शब्द हो, एक शब्द है और उसके अनेक अर्थ होते हैं। एक शब्द है, अनेक अर्थ होते हैं। जैसे हम जब अनेकार्थी पढ़ते हैं ना बुकेब में, वो वाला टाइप कि शब्द एक होगा, उसके मीनिंग अलग अलग होंगे। जैसे आपने कहा मुझे पानी पीना है, इसका मतलब जल पीना है। मैं पानी पानी हो गई, मूवियों में देखा होगा, हाय मैं पानी पानी हो गई, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या होता है? मैं शर्म और लज्जा के मारे, इज्जत, पानी पानी हो गई, इज्जत चली गई। तो एक शब्द के अनेक मीनिंग होते हैं, उसी को कहते हैं श्लेष अलंकार। मेरे भाई श्लेष अलंकार की एक पहचान होती है, और वो पहचान होती है बच्चा, इसके लास्ट में दो तीन अलग अलग शब्द पाए जाते हैं। इसके अंत में, इसके अंत में दो से तीन अलग अलग शब्द पाए जाते हैं। ये मतलब 100% नहीं लगती है, मगर ये फिट बैठ जाती है कई बार। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबले, मोती मानस चून। देखो तीन अलग अलग शब्द हैं। मतलब जो पानी है, पानी के कई सारे मीनिंग होते हैं, पानी के कई सारे मीनिंग होते हैं। जैसे सर मोती के लिए पानी का मतलब क्या होता है? मोती के लिए पानी का मतलब, मोती के लिए क्या होता है? चमक। मोती के लिए पानी का मतलब क्या होता है? या फिर ऐसा लिखो, पानी का एक अर्थ होता है चमक, मोती के लिए पानी का अर्थ क्या होता है? चमक। किसके लिए? मोती के लिए। मोती मानुष, मनुष्य के लिए पानी का मतलब होता है इज्जत। पानी पानी हो गई। मनुष्य के लिए पानी का मतलब क्या होता है? इज्जत। तो मानुष के लिए पानी का मतलब इज्जत। चून, चून के लिए पानी का मतलब क्या होता है? जल। हम जो आटा सानते हैं, गूंथते हैं, तो चून यानी आटे के लिए पानी का मतलब क्या होता है? जल। तो पानी शब्द एक ही है मेरे भाई। क्या कहा जा रहा है? पानी शब्द एक ही है, इसके मीनिंग अलग अलग है। जैसे चलन धरत चिंता करत फिर चितवन चारू ओर, सुबरन को खोजत फिर। सुबरन को खोज रहे हैं कौन? कवि खोज रहा है, व्यभिचारी खोज रहा है, कवि, व्यभिचारी, चोर। ये तीन लोग अलग अलग हैं। सर एग्जाम्पल देकर पूछेगा, सभी एग्जाम्पल में राइमिंग भी बन रही है, फिर किसको? कोई एक ऑप्शन में होगा ना बच्चा, होगा ही नहीं दोनों ऑप्शन में, मैं कह तो रहा हूं।
वैसे तो आपके ऑप्शन में केवल, अब देखो इसमें भी तुक बन रही है कि नहीं है, तो इसमें भी अंत्या लगा सकते हैं, इसमें नहीं। अब देखो जैसे मैंने कहा सुबरन, सुबरन यहां पर मैंने लिखा तो सुबरन के कई सारे मीनिंग निकलते हैं, सुबरन के कई सारे अर्थ हैं। सर समझाओ। जैसे सुबरन का एक अर्थ होता है कवि, कवि के लिए सुबरन का अर्थ होता है, अगर कोई लेखक है, कोई कवि है, तो वो कहता है वाह क्या सुंदर वर्ण है। जैसे आप मेरी जो किताब लॉन्च हुई है उसको पढ़ो और तुम यही कहोगे सर वाह क्या क्या किताब बताई, सुंदर वर्ण। सर व्यभिचारी, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो वासना में विश्वास रखता है, भोग की इच्छा रखता हो, तो व्यभिचारी पुरुष कहता है किसी सुंदर स्त्री को देख करके क्या सुंदर स्त्री है, तो इसका अर्थ होता है सुंदर रंग। क्या होता है इसका अर्थ? होता है सुंदर रंग। अगर कोई चोर व्यक्ति है और चोर व्यक्ति कह रहा है सुबरन, तो इसका अर्थ होता है सोना, इसका अर्थ होता है बच्चा सोना। तो सुबरन के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, सभी के सेंस में अलग अलग। किस चीज का एग्जाम कब से है बच्चा, नाम तो बताओ मुझे, बोलो क्लियर है जी। तो इतनी सी बात है। वेरी नाइस सनी कुमार। तो ये कहा जाता है, हाँ हाँ चला देंगे भैया रिवीजन क्लास। आज के सेशन को हम यहीं पर विराम देना चाहेंगे। चलो जी मेरे भाई, और अगर किसी को बताना है तो बता सकते हैं, हिंदी स्पेशल का बैच कल से शुरू हो चुका है, 17 मार्च से जुड़ जाना जिसे भी जुड़ना हो। और ये हिंदी की किताब है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट की बेस्ट सेलर बुक चल रही है, हिंदी की बुक वो भी बेस्ट सेलर में, तो फ्लिपकार्ट पे जाकर के आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी मेरे भाई, फ्लिपकार्ट पे जाकर के आप इसे क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी सामान्य हिंदी, व्याकरण और साहित्य। कोई भी ऐसी बाजार में अभी तक किताब नहीं है जिसमें 60 टॉपिक दिए गए हों। 60 टॉपिक वाली पहली किताब है। सर कैसे